हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और हम बात कर रहे थे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है फिजनेबल मटेरियल के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिएक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमें करना है। ठीक है, तो फिजनेबल मटेरियल यानी कि जो ऐसा मटेरियल जो विखंडित या जो टूट जाता है, फिजनेबल मटेरियल होता है। इसमें बहुत सारे हमने ऊपर बात करी थी, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम के बारे में ऐसी सब बातें करी थी। यूरेनियम 235 के बारे में बात करी थी, यूरेनियम 233 के बारे में बात करी थी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे फिजिनेबल होते हैं, इसके बारे में जानना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरेनियम 238 की बात करें फ्रेंड्स, तो यूरेनियम 235 किस कंडीशन में फिजिनेबल होगा? उसमें तो एक तो फास्ट न्यूट्रॉन होने चाहिए। जो न्यूट्रॉन होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? फास्ट होने चाहिए, बट नॉट विद स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन के साथ वो फिजिनेबल नहीं होगा, विखंडित नहीं होगा। एक क्या कंडीशन होनी चाहिए? फास्ट न्यूट्रॉन होना चाहिए। और न्यूट्रॉन फास्ट एंड एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखनी है, ये एनर्जी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि यूरेनियम 238 को फिजनेबल करने के लिए, विखंडित करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता लगभग होगी? तो ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यूरेनियम 235 की बात करें फ्रेंड्स, ये यूरेनियम 235 है, तो इसमें क्या है? ये फिजनेबल विद फास्ट न्यूट्रॉन, फिजनेबल होगा फास्ट न्यूट्रॉन के साथ। लेकिन एक कंडीशन और है, जैसे बट इट इज मच रेडी फिजनेबल विद थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल का मतलब है स्लो न्यूट्रॉन, ध्यान रखना। थर्मल का मतलब क्या है? स्लो न्यूट्रॉन। तो ये क्या कह रहा है कि फास्ट में हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जो रेडली होगा, ज्यादा तेजी से जो फिजनेबल होगा, वो किसके साथ होगा? स्लो न्यूट्रॉन के साथ होगा। किसके साथ? स्लो न्यूट्रॉन या फिर थर्मल न्यूट्रॉन के साथ होगा। तो देखो यहाँ पे स्लो का कोई काम नहीं था यूरेनियम 238 में, लेकिन यहाँ काम है यूरेनियम 235 में। ये डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एनर्जी इसमें कितनी होनी चाहिए? लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी कम है ना, स्लो है ना, दिख गया फ्रेंड्स। अगर बात करें आगे प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, ये सिमिलर केस है इनका, जैसे यूरेनियम 235 का है। जो अभी हमने यूरेनियम 235 का पढ़ा है, ऐसा ही सिमिलर केस किसके लिए चाहिए? प्लूटोनियम 239 के लिए और यूरेनियम 233 के लिए। और बात करें प्लूटोनियम 239 की, ठीक है, प्लूटोनियम 239 की इज नॉर्मली फॉर्म्ड इन द फ्यूल ऑफ एनी रिएक्टर। कोई भी रिएक्टर में ये फ्यूल के तौर पे बनाया जाता है। और ये किसको यूज करके बनाया जाता है? ये यूरेनियम 238 को यूज करके बनाया जाता है। एक तरह से यूरेनियम 238 इसका एक फर्टाइल मटेरियल है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्लूटोनियम 239 है, इज नॉर्मली फॉर्म्ड इन द फ्यूल ऑफ एनी रिएक्टर। ठीक है ना, एज ए फ्यूल क्या यूज हो रहा है? प्लूटोनियम 239 यूज हो रहा है। और इसके लिए फर्टाइल मटेरियल कौन सा है? यूरेनियम 238 है। कौन सा है? यूरेनियम 238 से ये बनाया जाता है। ये फर्टाइल मटेरियल है U38, यूरेनियम 238। कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यूरेनियम 238 से हमें क्या बनाना है? प्लूटोनियम बनाना है। प्लूटोनियम ये रहा 239 है ना, यही बनाना है ना। तो क्या करेंगे? यूरेनियम 238 था, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की बौछार हुई तो यूरेनियम 239 और गामा रेज बन गई। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर यूरेनियम 239 से इसका हाफ लाइफ टाइम है, ये हाफ लाइफ टाइम भी याद रखना। यूरेनियम 239 का हाफ लाइफ टाइम है 23.5 मिनट। इससे बीटा रेज इमिट हुई, और जैसे ही बीटा न्यूज होते निप्टोनियम बना, एनपी बना, वो भी 239, इससे बीटा रेज हुई और इससे क्या बना? प्लूटोनियम 239 बन गया। इसकी हाफ लाइफ है 2.3 डेज। ठीक है, किसकी? एनपी की। याद रखना ये। इसके लिए आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि प्लूटोनियम 239 का फर्टाइल मटेरियल कौन सा है? तो यूरेनियम 238 है ना, इसी से तो काम शुरू हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? या फिर ये रिएक्शन हो सकती है, इसकी जगह हम थोरियम ले लें तो इस पे हुआ तो थोरियम 233 और गामा रेज बना, और इससे Pa और इससे बीटा, इससे अगर बीटा का उस पर स्ट्राइक किया गया तो इससे क्या बना? यूरेनियम 233 बना। यूरेनियम 233 कैसे बन रहा है, कैसे रिएक्शन करके बना है, और प्लूटोनियम 239 के लिए फर्टाइल मटेरियल क्या है? तो आप ये नीचे वाली रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए एज ए फर्टाइल मटेरियल जो प्लूटोनियम 239 के लिए यूज होता है यूरेनियम 238, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, सारी रिएक्शंस आपको इतनी याद नहीं होगी, बस एक नॉर्मली याद रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ की है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, अगर आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ये 3 पॉइंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये पहले 2 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट डाउन करके अच्छे से देख लेना, ठीक है ना।
थर्मल न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आप आगे पढ़ते हैं ना, आप चेन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो क्या मतलब होता है चेन रिएक्शन का? चेन रिएक्शन का मतलब होता है एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है। क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस। अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो बार बार इसको एनर्जी और न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं, अपने आप ये चलती रहती है। ये होता है चेन रिएक्शन, ठीक है ना। आगे चेन के रूप में चलना, ये तो बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी छोटी क्लासों में। चेन रिएक्शन एक श्रृंखला रिएक्शन, अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग होती है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वहाँ बात ज़्यादा गौर से हमें बात पकड़नी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमें बात बहुत अच्छे से करनी है। तो मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर क्यों जरूरी होता है? पहली बात तो ये, मॉडरेटर का यूज होता है चेन रिएक्शन को मेंटेन रखने के लिए। क्या रखने के लिए? चेन रिएक्शन जो हमने बात करी, श्रृंखला जो रिएक्शन की हमने बात करी, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या जरूरत होती है? मॉडरेट की जरूरत होती है। और मॉडरेटर करते क्या है? मॉडरेटर इट इज नेसेसरी टू थर्मलाइज द न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको कम करते हैं, उसको स्लो करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। ऐसे असर्शन रीजनिंग बनाई जा सकती है, असर्शन बना सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर एनर्जी। रीजन दे देंगे बिकॉज इट थर्मलाइज द न्यूट्रॉन। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर सही रीजन है ए का। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है ना, क्योंकि मॉडरेटर का काम क्या होता है? जो चेन रिएक्शन है होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है उसको, ठीक है। चेन रिएक्शन को क्या करने का काम होता है? मेंटेन करने का काम होता है। और कैसे? क्योंकि वो जो न्यूट्रॉन होता है उसको क्या करता है? थर्मलाइज करता है। थर्मलाइज का मतलब उसको स्लो करता है। अगर वो बहुत स्पीडली होगी तो आपस में कोलिजन करके वो एनर्जी खराब कर देंगे, इसीलिए उनको स्लो डाउन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, वो मोस्ट इफेक्टिव मॉडरेटर होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से एज ए मॉडरेटर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हीलियम, H2O, D2O एटसेट्रा, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं स्लो डाउन करने के लिए, न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, या एज ए मॉडरेटर हम यूज कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। मॉडरेटर को भी थोड़ा और हम खोल देते हैं, मॉडरेटर के बारे में ही बात और कर देते हैं। फंक्शन क्या है मॉडरेटर का, ठीक है। अगर बात करें फंक्शंस क्या है मॉडरेटर के, तो सबसे पहले ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन बनता है। प्लीज दिमाग को शांत रखना, चित्त को रिलैक्स रखना और फिर सुनना बातों को। सबसे पहला काम क्या होता है? स्लो डाउन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या करना? स्लो डाउन करना, ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा, हैव ए स्मॉल कैप्चर। आप यह ध्यान रखना है, जो हम मॉडरेटर यूज करें उनके अंदर खुद की कैप्चर करने की पावर कम होनी चाहिए, वरना तो पता है मॉडरेटर खुद ही न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेंगे। उनको लेके तो आए थे स्लो डाउन करने के लिए, वो खुद ही लेके बैठे हैं अपने आप में कैप्चर करें, वो तो अपने ही अंदर लेके बैठ गए, फिर काम कैसे करेंगे। तो यही कह रहा है, इट शुड हैव ए स्मॉल कैप्चर क्रॉस सेक्शन फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। मॉडरेटर शुड नॉट कंज्यूम न्यूट्रॉन। मॉडरेटर कंज्यूम ना कर लें, जो मॉडरेटर आपने इसलिए यूज किए थे कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर दें। अगर ऐसा मॉडरेटर आपने यूज कर लिया कि वो न्यूट्रॉन को खुद ही कंज्यूम कर रहा है, तो आपकी तो रिएक्शन हो गई ना खराब। तो ये कह रहा है, पहला काम तो ये स्लो डाउन करने का काम होता है न्यूट्रॉन का। दूसरा, ये जो मॉडरेटर होने चाहिए वो स्मॉल कैप्चरिंग पावर होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि वो न्यूट्रॉन को कैप्चर ना कर ले। और तीसरी बात, मॉडरेटिंग जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर कोई भी दूसरा अगर अनप्योर चीजें आ गई है, अशुद्ध चीजें आ गई है, तो आपको पता है पूरी की पूरी रिएक्शन होती है रिएक्टर में, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मॉडरेटर का काम क्या होता है? स्मॉल जो रिएक्शन, जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो डाउन करने का काम होता है। मॉडरेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल कैप्चरिंग होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और मॉडरेटर जरूरी है किस लिए? चेन रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बातें आपको प्लीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। भूलना नहीं है, भूलना मना है। अब आ जाते हैं रिएक्टर्स के बारे में फ्रेंड्स, जहां से एग्जाम क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ठीक है। तो रिएक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। रिएक्टर्स क्या होते हैं? रिएक्टर्स एक तरह से एक स्ट्रक्चर या एपरेटस है, एक उपकरण है ना। एक चीज है, एक उपकरण है, एक स्ट्रक्चर है। तो एपरेटस और एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम फिजाइल मटेरियल,
can be made to undergo a controlled self-sustaining nuclear reaction with the consequent release of energy। अब सुनो क्या है रिएक्टर। रिएक्टर एक क्या है, एक तरह से एक स्ट्रक्चर है, एक एपरेटस है, ठीक है, एक एपरेटस है, उसके अंदर फिजाइल मटेरियल रखा जाता है। फिजाइल मटेरियल क्या होता है, आगे बात करूंगा। फिजाइल मटेरियल वो होता है जो अपने आप टूट जाता है, विखंडित होता रहता है, उसी को तो फिजाइल मटेरियल कहते हैं। तो उस एपरेटेशन में क्या होता है, फिजाइल मटेरियल होता है, और वो इस कंडीशन, इस कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग हो, न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें एक तरह से चेन रिएक्शन चल जाए, वो एक एपरेटस होता है क्या, रिएक्टर। तो रिएक्टर्स के टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस तरह रिएक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि बैच रिएक्टर कौन सा होता है, कंटिन्यूअस रिएक्टर कौन सा होता है, ब्रीडर का मतलब क्या है, ब्रीडर रिएक्टर क्या है। तो ये सारी बातें इसमें करनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो ये वर्ड आया है फिजाइल मटेरियल, इसकी बात हम बात कर लेते हैं। जो फिजाइल मटेरियल होता है, material are composed of atoms that can be split by neutron in a self-sustaining chain reaction to release enormous amount of energy। तो फिजाइल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जो विखंडित या टूट जाए, ऐसा मटेरियल होता है जो न्यूट्रॉन, ऐसे एटम से मिलके बना होता है। जो मटेरियल होता है, फिजाइल मटेरियल होता है, वो ऐसे एटम से मिलके बना होता है जो अपने आप टूट जाए, अगर न्यूट्रॉन की उस पर बौछार किया जाए तो अपने आप टूट जाए और आगे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता रहे या चैन रिएक्शन करता रहे, जिससे हमें एनर्जी का मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे बहुत ज्यादा मात्रा में। बात समझ रहे हो ना, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल होता है जो अपने आप भी क्या होता है, न्यूट्रॉन जैसे ही टकराए तो उसमें से स्प्लिट होने की क्षमता हो, टूटने की क्षमता हो और हमें एनर्जी दे दे वो। दिस इज द फिजाइल मटेरियल। समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फिजाइल मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फिजाइल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर वेपन, दोनों के लिए कौन सा होता है, एक तो होता है प्लूटोनियम। याद रखना, ये क्वेश्चन यूजीसी पूछ चुकी है और आपसे फिर भी पूछा जा सकता है। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का आइसोटोप होता है प्लूटोनियम 239 जो यूज किया जाता है। आइसोटोप ऑफ प्लूटोनियम यूज किया जाता है। एक तो आइसोटोप के बारे में पीछे पढ़ा है ना अपने, अरे जेड और ए वाला, जिसका जेड सेम हो और ए डिफरेंस हो, ठीक है ना, ए में डिफरेंस हो, वो ही होता है आइसोटोप, याद है। तो इसमें एक तो प्लूटोनियम का आइसोटोप यूज किया जाता है, दैट इज प्लूटोनियम 239, और एक यूरेनियम का आइसोटोप यूज किया जाता है जो है यूरेनियम 235, ठीक है ना। और यूरेनियम 35 होता है वो नेचर में भी पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये यूज किया जाता है एज ए फिजाइल मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स होता है और न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा एज ए फिजाइल मटेरियल यूज किया जाता है। तो याद रखना है प्लूटोनियम का आइसोटोप और यूरेनियम का आइसोटोप, या प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो रिएक्टर को मैंने अपनी बात की थी, एक स्ट्रक्चर है, तो फंक्शन क्या है रिएक्टर के, तो इसमें द कंटेन रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, उसमें फ्यूल होगा, मॉडरेटर होगा, उसी स्ट्रक्चर में होगा ना, फ्यूल भी मॉडरेटर भी, और इसमें ऑप्टिमम जो कंडीशन होगी फ्यूल बर्न करने के लिए, और तीसरा उसका जो एनर्जी बनी है वो आउटसाइड निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉयलर्स होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, किसमें किसका काम होता है, ये रिएक्टर का काम होता है। रिएक्टर एक तरह से एक स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर है, एक एपरेटस है, एक उपकरण है जिसमें सारी चीजें होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये काम है, ये तो आप समझ ही गए। मॉडरेटर का देखो इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटर क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूजीसी बहुत चाव से, बहुत अच्छे से पूछती है, और यहां से भी यूजीसी क्वेश्चन पूछती है। जो हमने रिएक्टर बात करी है ना, उसका अरेंजमेंट होता है, उसका दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है। जो रिएक्टर्स होते हैं ना, उसका अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो अरेंजमेंट हो सकता है होमोजीनियस और एक हो सकता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है सम, मतलब समान, और हिट्रो होता है विषम, ठीक है ना। तो सम विषम क्या है इसमें, होमो मतलब सेम, बिल्कुल सेम चीजें है ना। तो होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम रिएक्टर में होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन विच द फ्यूल एंड मॉडरेटर आर इंटिमेटली मिक्स्ड टुगेदर। इसके अंदर क्या होगा, जो होमोजीनियस सिस्टम होगा, या फिर ऐसा रिएक्टर होगा जिसमें होमोजीनियस सिस्टम है, वो कैसा होगा, जिसके अंदर जो मॉडरेटर है और फ्यूल है, जो हमने मॉडरेटर और फ्यूल यूज किया है वो मिक्स करके रखा जाएगा, उसमें अलग अलग सेपरेशन नहीं होगा, मिक्स है इसीलिए तो होमो है,
है ना, होमोजेनियस है, उसमें मिक्सअप रखा जाएगा। तो ये बहुत याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है कि होमोजेनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है रिएक्टर में। तो आप कहोगे फ्यूल एंड मॉडरेटर होता है, वो मिक्स किया जाता है साथ में, ठीक है ना, यानी कि एज ए सॉल्यूशन बना लिया जाता है। जैसे यूरेनियम वुड आइदर बी इन ए सॉल्यूशन इन द मॉडरेटर, एक तरह से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, मिक्स हो गया। लेकिन हेटेरोजेनियस सिस्टम में ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें जो फ्यूल होगा, ये फ्यूल होगा लंप और रोड की फॉर्म में अरेंज किया जाएगा। जैसे रोड्स की फॉर्म में क्या होगा, फ्यूल्स होगा, और उसके रेगुलर मैनर में मॉडरेटर हो जाएंगे। ये रोड के रूप में लगे होंगे फ्यूल्स, ठीक है ना, और रेगुलर मैनर में क्या लगे होंगे, मॉडरेटर लगे होंगे, यानी कि मिक्सअप नहीं है यहाँ पे, हेटेरोजेनियस सिस्टम होगा। याद रखना है होमोजेनियस सिस्टम और हेटेरोजेनियस सिस्टम किसके लिए होता है, ये रिएक्टर के लिए होता है। और रिएक्टर में दो चीजों के लिए, एक तो फ्यूल और एक मॉडरेटर के लिए। अगर फ्यूल और मॉडरेटर मिक्स है तो वो होमोजेनियस है, फ्यूल और मॉडरेटर मिक्स नहीं है, यानी कि जिसमें फ्यूल है वो रोड या लैंप की फॉर्म में है और मॉडरेटर रेगुलर फॉर्म में है, तो वो होगा हेटेरोजेनियस, ठीक है। ये तो थे रिएक्टर्स। और रिएक्टर्स के टाइप पढ़ने से पहले कुछ और बात कर लेते हैं। एक आपने नाम सुना हो कन्वर्टर, क्या होते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होते हैं, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, और उसका काम क्या होता है, दैट कन्वर्ट फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजाइल मटेरियल, ठीक है ना। जो हमने अभी बात करी थी ना, यूरेनियम को भी बदला था प्लूटोनियम में, याद हो तो वो यूरेनियम उसके लिए फर्टाइल मटेरियल था, फिर प्लूटोनियम उसके लिए क्या था, एक तरह से फिजाइल मटेरियल था, याद आया। तो इसी तरह कन्वर्टर का क्या काम होता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वर्टर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जो फर्टाइल मटेरियल है उसको किस में, फिजाइल मटेरियल में या विखंडित मटेरियल में। एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्टाइल मटेरियल है थोरियम 232 और इसको ये यूरेनियम 233 में बदलता है। तो ये फर्टाइल है, कौन, थोरियम 232, और ये इसके लिए फिजाइल मटेरियल बन गया 233, ये विखंडित होने वाला मटेरियल बन गया। तो ये काम कौन करता है, कन्वर्टर करता है। नाम ही कह रहा है कन्वर्टर, यानी कि जो बदलता है, किसको किस में बदलता है, ये याद रखना, फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में बदलता है, कौन, कन्वर्टर, ये याद रखना है। एक बात जो आप पढ़ते हो, ये क्वेश्चन भी यूजीसी का फेवरेट है, ब्रीडर वाला, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं कि जो ब्रीडर रिएक्टर है उनका क्या काम होता है। तो याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम। एक्चुअली में क्या होता है, ब्रीडर का मतलब क्या होता है, आपको ही पता है कि जो वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा वो बना देते हैं, ऐसे रिएक्टर्स होते हैं ये। कैसे रिएक्टर्स होते हैं, जो कंज्यूम करेंगे ना जो फ्यूल, उससे ज्यादा वो क्या कर देंगे, बना देंगे फिजाइल मटेरियल को, यानी कि ऐसे न्यूक्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज, जो मटेरियल वो कंज्यूम करेंगे ना फिजाइल मटेरियल, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे रिएक्टर को कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। नाम से ही समझ रहे होंगे आप, न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, ठीक है ना। और उनका डिजाइन इसी तरह से किया जाता है कि वो एक्सटेंड कर दे फ्यूल सप्लाई को, बहुत ज्यादा उसमें फ्यूल सप्लाई हो जाए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यानी कि ब्रीडर रिएक्टर वो रिएक्टर होते हैं जो वो कंज्यूम करते हैं ना उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर दे, कौन से मटेरियल का, फिजाइल मटेरियल का, उसको ब्रीडर कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अच्छा हो और जो फ्यूल है उसकी सप्लाई डेली चलती रहे, रूटीन में चलती रहे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, इसको देखना। जैसे यहाँ पे ये एक ब्रीडर रिएक्टर मान लो आप, ठीक है, जैसे यहाँ ये यूरेनियम 238 है, ये नॉन फिजिबल है, नॉन फिजनेबल है, ठीक है। ये नेचर में तो 99.3% है, लेकिन ये नॉन फिजनेबल है, ये अविखंडित होने वाला, विखंडित होने वाला नहीं है, नॉन फिजनेबल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें एक न्यूट्रॉन यहाँ से इस पे दिया, इस पे टकरा दिया, यूरेनियम किस पे, 238 पे। तो इससे जैसे यूरेनियम 239 बना, फिर एनपी बना, फिर प्लूटोनियम 94 बना। तो ये है फिजनेबल, क्या है, फिजनेबल। तो ब्रीडिंग रिएक्टर कन्वर्ट कर किसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने ब्रीडिंग रिएक्टर ने कन्वर्ट कर दिया 238 को फिजनेबल प्लूटोनियम में। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई चलती रहेगी प्लूटोनियम की चलती रहेगी, जिससे क्या होगा, ब्रीडर रिएक्टर ने जो जितना कंज्यूम करा है उससे ज्यादा ये बनाता रहेगा। आप बात समझ रहे हो ना। तो ब्रीडर, देखो कन्वर्टर और ब्रीडर रिएक्टर में कंफ्यूज मत हो जाना। कन्वर्टर का काम होता है बदलना, चेंज करना, और जो ये रिएक्टर होता है, ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसका काम होता है जो वो प्रोड्यूस करता है फिजनेबल मटेरियल, उसकी मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है उससे जो वो कंज्यूम करता है, ठीक है ना। ब्रीडर का नाम काम होता है कन्वर्टर, ब्रीडर का मतलब समझ गए ना, प्लीज आप समझ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना, ठीक है, समझ रहे हो ना, फिर ठीक है।
ठीक है। अब कुछ और रिएक्टर्स हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी बातें भी याद रखनी है। एक है PWR रिएक्टर यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है। BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और एक है गैस कूल्ड नेचुरल यूरेनियम रिएक्टर एंड ग्रेफाइट कूल्ड मॉडरेटर रिएक्टर। ग्रेफाइट भी एज ए मॉडरेटर यूज होता है, ये भी रिएक्टर का नाम है। और एक रिएक्टर होता है PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और एक होता है होमोजेनियस रिएक्टर। होमोजेनियस समझ गए ना आप, ठीक है, जिसमें फ्यूल और मॉडरेटर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो एक एक को अब डिफाइन करते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR क्या होगा, नाम ही कह रहा है कि जो प्रेशराइज्ड दाब प्रेशर दिया हुआ होगा वाटर को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, द PWR हैज रेगुलर वाटर एज ए कूलेंट। पहली बात तो ये किसको रखता है, दो दो बातें करेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत ही है ये, ठीक है। ये PWR है, ये रेगुलर वाटर रखता है एज ए कूलेंट के लिए, ठीक है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, द प्राइमरी कूलिंग वाटर इज केप्ट ए वेरी हाई प्रेशर। इस पे हाई प्रेशर होता है, इससे वो बॉयल नहीं होता, क्या नहीं होता, वाष्पित नहीं होता। ये होता है PWR की कंडीशन, ठीक है ना। और सारी डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, प्लीज इतना ही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, वरना दिमाग में ना इतनी बातें याद नहीं रहेगी, ठीक है ना, बहुत है बस, ठीक है। और लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है। लाइट वाटर रिएक्टर कौन सा होता है, तो देखो सीधी बात है, यहाँ लाइट वाटर रिएक्टर होता है, एक हैवी वाटर रिएक्टर होता है। देखो लाइट वाटर रिएक्टर और हार्ड वाटर रिएक्टर, जो या फिर हैवी यानी कि जिसमें जो वाटर होगा ना, लाइट वाटर में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से रखना। लाइट वाटर रिएक्टर है ना, इज ए टाइप ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर दैट यूज नॉर्मल वाटर, यानी कि लाइट वाटर में कौन सा वाटर है, नॉर्मल वाटर एज ए ओपन opposed to heavy water as both its coolant and neutron moderator। अब ये क्या कह रहा है, अब ध्यान रखना, जो लाइट वाटर की हम बात कर रहे हैं, लाइट वाटर रिएक्टर की, उसमें जो न्यूट्रॉन और एज ए कूलेंट यूज होता है वो नॉर्मल वाटर यूज होता है, हैवी वाटर यूज नहीं होता। नाम ही कह रहा है लाइट वाटर यूज होता है। दूसरा, इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर है। ये आपसे ये कोई पूछ ले कि लाइट वाटर रिएक्टर किस टाइप का रिएक्टर है, तो आप कहोगे थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर है। थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर का मतलब क्या होता है, स्लो न्यूट्रॉन वाला। बात समझ रहे हो क्या, प्लीज बताओ। अगर आपसे कोई ये पूछ ले लाइट वाटर रिएक्टर है वो किस तरह का रिएक्टर है, तो आप कहोगे थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर, ठीक है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल वाटर यूज होता है, ठीक है। और ये बातें आगे है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला सबसे जो कॉमन रिएक्टर यूज किया जाता है वो PWR यूज किया जाता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ठीक है ना। सबसे कॉमन अगर रिएक्टर यूज किया जाता है तो PWR यूज किया जाता है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन है तो BWR है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इसमें और उसमें फर्क यही है फ्रेंड्स, ये बस ध्यान रख लेना। जो PWR है इसमें वाटर बॉयल नहीं होता है, ठीक है, वाटर बॉयल नहीं होता है। और जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है इसमें वाटर बॉयल होता है। बस ये बात आपको ध्यान रख लो। एग्जाम तक इतनी बातें याद रखी ना तो फ्रेंड्स एग्जाम बड़े अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें आगे लिखी हुई है बात ना, जिसमें अपन ने बात करी थी ना, इन PWR रिएक्टर कोर हीट वाटर विच डजंट बॉयल, ऊपर बात करी थी ना, प्रेशराइज्ड में बॉयल नहीं करता, और इसमें क्या करेगा फ्रेंड्स, बॉयल हो जाएगा, ठीक है। और PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, तो इसमें देखो वाटर कौन सा है, हैवी है, कौन सा है, हैवी वाटर है, यानी कि जो नॉर्मल वाटर नहीं, हैवी वाटर, इसमें D2O यूज होता है, ये याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि PHWR रिएक्टर किस तरह का है, होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, तो आप कहोगे ये इट्स ए काइंड ऑफ हेट्रोजेनियस सिस्टम। ऊपर जो पढ़ा है ना अपने फ्यूल और मॉडरेटर को लेके, तो PHWR जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, वो एक हेट्रोजेनियस सिस्टम है। इसमें कौन सा है, सिस्टम हेट्रोजेनियस है। और द मेन एडवांटेज क्या है PHWR सिस्टम के, ये काफी डिटेल में कई जगह इसको पढ़ा जाता है PHWR को, तो मैंने थोड़ी इसकी कई सारी बातें लिख दी है कि मेन एडवांटेज क्या है। तो इसका जो लोकेशन ऑफ फ्यूल इज फिक्स्ड इन फ्यूल चैनल। जब हेट्रोजीनियस है तो आपको पता है फ्यूल है वो चैनल में होगा, मिक्स नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जो इसकी फ्यूल की जो लोकेशन होती है वो फिक्स होती है और वो चैनल में होती है, ये इसका एक एडवांटेज है, ये बड़ा अच्छी बात है इसको। वो कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल इज इजियर, अगर इसको रोड में रिप्लेस करना हो तो बहुत ईजी होता है। ये कह रहा है कि सोल्यूशन में अगर ईजी नहीं होता रिप्लेस करना तो रोड में लगाए तो ईजी हो जाएगा, रोड निकालना डालना, ठीक है ना।
और इसमें ये कह रहा है हीट रिमूवल अच्छा है, ये सारी मोस्ट सेफ है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें इसके लिए कर रहा है। इतनी सारी बातें आपको देखो मेरे एग्जाम से बहुत जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी है मैं वो खुद प्रेशर कर देता हूँ कि ये बात आपको करनी है, वो 4 बार मैं बोल देता हूँ। ये बातें नॉर्मल बस एक एक बार पढ़ने की होती है, क्योंकि ये अगर आपका पेपर थ्योरिटिकल अप्रोच लिए होके होता, जहां बहुत ज्यादा लिखने की बात होती, तो हम बात करते, ठीक है ना। अब जो मेन बात और है, 2 तरह के रिएक्टर हम और पढ़ते हैं, बैच रिएक्टर और कंटिन्यूअस रिएक्टर, ठीक है ना। तो मैं इनका आपको एक डिफरेंस मोटा मोटी बता देता हूं। बैच रिएक्टर और जो कंटिन्यूअस रिएक्टर में मोटा मोटी डिफरेंस ये होता है, जो बैच रिएक्टर होता है ना, उसमें जो इनपुट और आउटपुट होता है, जो इनपुट आप डालते हो, आउटपुट जो प्रोडक्ट निकालते हो, वो एक साथ ही होता है। या एकदम जैसे इनपुट डाल दिया, शुरू में डाल दिया और एंड होने के बाद आपने उसमें से प्रोडक्ट निकाल लिया, ये बैच रिएक्टर का काम होता है। यानी कि एक तरह से प्रॉपर टाइम के बाद ही उसमें कुछ डाला और निकाला जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस रिएक्टर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस रिएक्टर में क्या होता है, एक फ्लो चलता रहता है, प्रोडक्ट का भी एक फ्लो चलता रहता है, इनपुट भी देना हो तो एक फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। ये एक फर्क होता है, बस आपको ध्यान रखनी है। यानी कि बैच रिएक्टर में इनपुट और आउटपुट होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही होता है। जैसे आउटपुट एंड ऑफ द प्रोसेस के बाद ही आपने आउटपुट निकाला बैच रिएक्टर में। लेकिन कंटिन्यूअस रिएक्टर में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, वो फ्लो चलता रहता है आउटपुट का, ठीक है ना। तो ये होता है कंटिन्यूअस, नाम ही कह रहा है, ठीक है ना। तो बैच रिएक्टर स्टीराइड टैंक सफिशिएंटली लार्ज, एक तो ये बड़े होते हैं कंटिन्यूअस रिएक्टर से, ये भी ध्यान रखना है। बैच रिएक्टर होते हैं वो कंटिन्यूअस रिएक्टर से लार्ज होते हैं। देखो ये है ना, टू हैंडल द फुल इन्वेंट्री एंड कंप्लीट बैच साइकिल, ये पूरा बैच साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही सारा हैंडल किया जाता है। और इसमें कंटिन्यूअस रिएक्टर में जनरली स्मॉलर देन बैच रिएक्टर, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड हैंडल द प्रोडक्ट एज ए फ्लोइंग स्ट्रीम, इसमें देखो स्ट्रीम में फ्लो होता रहता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता ही रहता है प्रोडक्ट वगैरह। और उस बैच रिएक्टर में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जब एंड ऑफ द प्रोसेस हो जाता है तभी निकाल लिया जाता है, तब निकाला जाता है, ठीक है ना। इतनी बात ही ध्यान रखना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद एक बात और आप याद रखना, जो कंटिन्यूअस रिएक्टर है मे बी डिजाइंड एज पाइप विद और विदाउट बफल्स, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस रिएक्टर होता है वो पाइप्स लगी होंगी, या तो कंटिन्यूअस फ्लो के लिए, या फिर पाइप्स होगी, या फिर विद और विदाउट बेफल्स होगी। पाइप के साथ बेफल्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आपको लग रहा है कि बेफल्स क्या चीज होती है, मैं दिखा देता हूँ बेफल्स क्या होती है। बेफल्स ये होती है, ये चीज है ना लगी हुई है, ये वफल्स हैं ये वाली, ठीक है ना। तो ये लगी होगी ना, तो यूं प्रॉपर ऐसे ऐसे करके ऐसे बहेगा, ठीक है ना। ये पूरा एक स्ट्रीम को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से बफल्स डाले जाते हैं। ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है पाइप के साथ कंटिन्यूअस में। ये बफल्स दिख गई ना आपको, ये है बफल्स, ठीक है। ये देखो ये बफल्स हैं। बस आपको ऐसे नाम नहीं आया तो मैं एक पिक्चर दिखाने की कोशिश है कि आप देख लो इसको, कि बफल्स आपके दिमाग में रहे कि अच्छा ये थी बफल्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ज़्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है। इतनी बातें मोर देन सफिशिएंट है फ्रेंड्स। और प्लीज़ जो बातें आपको बताई जा रही है कि याद करें, अच्छे से करें, नोट डाउन करें, उनको प्लीज़ सीरियसली आप करें, अच्छे से करें, बहुत बढ़िया होगा। और आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है। प्लीज़, टेंशन आएगी, सिचुएशन आती है, कई बार बहुत बर्डन आता है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सी टेंशन आती है। तो प्लीज़ इस टेंशन को इग्नोर करना है और हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। क्योंकि आपका जो टेंशन है ना वो कुछ और नहीं करेगी, वो इतना जरूर कर देगी आपका सिलेक्शन रोक देगी, ठीक है ना। और हमें टेंशन ना लेके बिल्कुल ईजी मूड में काम करना है, रिलैक्स होकर काम करना है, चित्त को बिल्कुल शांत रखना है। क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जब अच्छे से पढ़ाई होती है ना और अच्छे से काम होता है तो ऊपर वाला भी एक नेचुरल पावर भी आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो आप अच्छे से काम करके बिल्कुल रिलैक्स होके खुश रहें, शांत रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।